बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं हूं सलमान हसन। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में हमने बहुत से उतार चढ़ाव देखे। सियासत में हमने नई जमातें बनती भी देखी, पुरानी जमातों को जम होते भी देखा, पुरानी जमातों को ख़त्म होते भी देखा, और हमने ये भी देखा कि बहुत से मौक़े पर बहुत से इत्तेहाद भी बनाए गए और बाद में चलकर ये इत्तेहाद टूट भी गए। 9 मई के बाद से कुछ हमने देखा कि कुछ नई जमातें मार्ज़ वजूद में आईं और उन जमातों ने अब बाकायदा तौर पर अपने काम का आगाज़ कर दिया है। अवाम में उन्होंने जाने का इरादा भी कर लिया है और इसके लिए जो भी रेगुलेशंस हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं अब वो पूरी होती दिखाई दे रही हैं। और इन्हीं में शामिल है एक जमात जिसका नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है इलेक्शन कमीशन में, उसका अमल अब मुकम्मल हो गया है और बहुत जल्द उनको इंतखाबी निशान भी मिल जाएगा। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिसकी ज़ाहिर जो क़यादत है वो जहांगीर तरीन साहब कर रहे हैं, उसमें बहुत से ऐसे रहनुमा शामिल हैं जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा थे, लेकिन अब वो इस्तेहकाम पाकिस्तान चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने IPP को ज्वाइन किया है। ये जो जमात है अब बाकायदा तौर पर अपने जो मंशूर है उसको भी पेश करने जा रही है और साथ साथ अपना बयानिया भी देगी और 13 अक्टूबर को ये जलसा भी करने जा रही है। तो ये जो जमात है ये अब क्या बयानिया लेकर आएगी, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए ख़ास तौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। फयाज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुबारक हो आपको कि जी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गई है पार्टी की। और अब ये बताएं कि मैं देख रहा था आपकी वेबसाइट जो है वो मेरे ख्याल रिज़र्व तो कर ली गई है, अभी उस पर बहुत ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं है, एक पेज ही है। तो जैसे जैसे अब मामला आगे बढ़ेंगे इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। और इंतखाबी निशान जो है वो आप लोग क्या चाह रहे हैं, शाहीन ही चाहते हैं कि इंतखाबी निशान मिले आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब और सारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की लीडरशिप को और फिर पाकिस्तान की आवाम को भी जनाब मुबारकबाद पेश करूँगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड हो गई है कल। और इंतखाबी निशान हमने उकाब ईगल का जनाब अप्लाई किया हुआ है। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो मुस्लिम लीग थी उसका ये निशान था, लेकिन अब वो 3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है वो पार्टी, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें वो उकाब इंतखाबी निशान भी मिल जाएगा। और अब हम प्रॉपर तरीके से तंजीम साजी, क्योंकि पहले हम उस अंदाज से तंजीम साजी नहीं कर सकते थे, ना कोई नोटिफिकेशन हो सकता था किसी UC, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, सूबे लेवल के जनाब ओहदेदार का। तो अब जनाब प्रॉपर तरीके से हम अपनी तंजीम साजी भी करेंगे और इंशाल्लाह आपको मैदान में नजर आएंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन जब भी होंगे उसमें। अच्छा, मैंने जो एक चीज़ नोट की, आज मैं फिरदौस आशिक आवान साहबा को सुन रहा था, वो कह रही थी कि जो इंतखाबी निशान है वो शाहीन मांगा है, आप कह रहे हैं उकाब। इसमें कुछ फ़र्क है? हम कौन सा शेर पढ़ें कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, ये पढ़ें, या वो जो है कि जी ये तो चलती है तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब? या मैंने उस खाकदा से किनारा जहाँ रिज़्क़ का नाम है आप दाना, हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बाज की जिंदगी ज़ादाना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। वो इंशाल्लाह शाहीन कह लो, उकाब कह लो, वो एक ही चीज़ है। मैं भी वही कहना चाहता था। तो शाहीन इंशाल्लाह हमें इंतखाबी मिलेगा और शाहीनों की तरह हम एक मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए आला ज़र्फी का एटीट्यूड रख के नरगसियत का शिकार नहीं होंगे, मुफ्त की आकड़ का शिकार नहीं होंगे, नेगेटिव पर्सनैलिटीज का शिकार नहीं होगी हमारी लीडरशिप, ना ही हमारी पॉलिसीज। हम बाहमी कोऑर्डिनेशन के साथ दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, पाकिस्तान की अदालतें, अदारे, पाकिस्तान की जनाब जितने और स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलके पाकिस्तान को इस मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए हम अपना पूरा किरदार अदा करें। ठीक है। अच्छा फयाज़ भाई, ज़ाहिर है पार्टी जो है उसका स्ट्रक्चर बड़ा ज़रूरी होता है और तंजीम साजी बहुत अहम होती है। इलेक्शन का क्योंकि महीना तो बता दिया गया है, अभी इसकी तारीख आना बाकी है, लेकिन है ज़ाहिर है जनवरी का आखिरी जो हफ्ता है वो कहा जा रहा है। तो तंजीम साजी जो है उसका आगाज़ कब से होने जा रहा है? और ये जो जलसा आप करने जा रहे हैं 13 तारीख को गालिबन झंग में, तो इसकी कोई ख़ास वजह है यहाँ पर झंग को चुनना? नहीं, बस वहाँ पे पार्टी की लीडरशिप ने तय किया, वहाँ के मकामी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं
उन्होंने ये फैसला किया है। और मैं जाती तौर पे आपको बताऊं, ये जलसे जुलूस जो है ना, ये कोई यॉर्डस्टिक नहीं है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी की वर्थ को चेक करने के लिए। अच्छा, मैं पिछले कई दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि 1993 के अंदर काजी हुसैन अहमद साहब ने इस्लामिक फ्रंट बनाया था, और पाकिस्तान की तारीख के हर शहर के अंदर जो सबसे बड़े जलसे किए थे वो काजी हुसैन अहमद साहब, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस पे जगह दे उन्हें, उनकी क़यादत पे इस्लामिक फ्रंट ने जरा किए थे। लेकिन सीटें दो आई थी, एक कराची की और एक चित्राल की, 2 सीटें मिली थी बस कौमी असेंबली में, ठीक है ना। तो ये कोई यॉर्डस्टिक नहीं होती, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह इस महीने, आज से तंजीम साजी का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा और महीने 1.5-2 के अंदर तंजीम साजी हो जाएगी। और इलेक्शन, मैं जाती अपनी राय बताऊं, जाती इलेक्शन अभी मुझे नहीं नजर आ रहे दूर दूर तक है ना। अच्छा, ये अभी मुझे तो, हाँ, इलेक्शन अभी बहुत दूर है ना, ये मेरी जाती राय है। बाकी अगर ये आपके खदशात हैं या आपकी ख्वाहिश है कि ना हो? ख्वाहिश नहीं है, पर ये हालात वाक़यात, नज़ायर और क्राइम, सर्कमस्टेंसेस, वो देख के मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी बहुत दूर है। नहीं, किस चीज से आपको ज्यादा खदशा है, किस चीज से आपको खदशा है? क्योंकि देखें, अब इलेक्शन कमीशन ने तो अब कह दिया ना कि जी जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, और आईनी जिम्मेदारी भी है। अगर हुए तो मार्च के पहले 3-4 दिनों में शायद हो जाए, अगर हुए तो। अच्छा, तो ये तो ज्यादा, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना दांव पे लगी हुई है। सबसे पहले तो इस इकोनॉमी को संवारने की बात करनी है। मेरी जाती राय में इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाता है, नून लीग जीती है तो पीटीआई ने नहीं मानना, पीटीआई जीती है तो नून लीग ने नहीं मानना, आईपीपी जीती है तो पीपल्स पार्टी ने नहीं मानना। एक अजीबोगरीब पोलराइजेशन पाकिस्तान की पॉलिटिकल सरफेस पे इतनी शदीद हुई है। इसमें आपने इस तरह का डूबा हुआ पाकिस्तान, इकोनॉमिकली डूबा हुआ पाकिस्तान आप हवाले किसी के करेंगे तो पिछले जो हम 5-6 टेन्योर जो 20-25 साल से देख रहे हैं कि पहले 3 साल तो हर हुकूमत अपनी नाकामी और नाअहली पिछले हुक्मरानों को कोस के कि यार उन्होंने खाली खजाना दिया, उन्होंने दिवालिया खजाना दिया, उन्होंने दिवालिया मुल्क दिया। तो इसी जनाब आपका दादी बेड़े और मासी बेड़े में गुजर जाता है उनका। अब जबकि मैं समझता हूँ इन हालात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मनीर ने जो जनाब $50 अरब का सऊदी हुकूमत और फिर खलीजी जनाब हुकूमतों के साथ जो मामला तय किए हैं पाकिस्तान की ज़राअत, सनत, तजारत और इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, पहले पूरी तवज्जो पाकिस्तान को स्टेबल करने की तरफ होनी चाहिए। इसकी स्टेबिलिटी के बाद फिर इलेक्शन कराओ ताकि जिसकी भी हुकूमत आए वो रोना ना रोए कि हमें जनाब लूटा और टूटा हुआ मुल्क मिला। उनसे फिर पहले दिन से परफॉर्मेंस मांगी जाए, उनसे फिर पहले दिन से पूछा जाए कि हाँ जी बताओ ज़राअत कितनी तरक्की कर रही है, सनत कितनी तरक्की कर रही है, तजारत कितनी तरक्की कर रही है, पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो खसारा है वो कितना कम हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत कितनी कम हो रही है, डॉलर किस तरह कंट्रोल हो रहा है, पेट्रोल की कीमतें किस तरीके से मुस्तहकम हो रही हैं। ये सारी चीजें पहले दिन से वो जवाब दे हो। यहाँ तो 3 साल रोना रोता है वजीर आजम, जो 2 नंबरी चक्करबाजी करती है हुकूमत पहले 3 साल वो पिछली हुकूमत के खाते में डाल के करती है। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात के अंदर अगर आप इलेक्शन करा के किसी को भी हुकूमत देंगे तो वो ये हालात बनेंगे वो जी। लेकिन फयाज भाई ये काम जो है मुल्क के हालात को, मामलात को ठीक करना, मईशत को लेके चलना, जाहिर है ये तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, ये निगरान हुकूमत की तो नहीं है कि उस पे सारे का सारा सब मामला डाल दिए जाएं। कुछ एक्सेप्शनल सूरत हाल होती है, मुल्क इस वक्त एक्सेप्शनल सिचुएशन का शिकार हुआ है। बचपन से सुनते आ रहे हैं ये, आप भी और शायद मैं भी, कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये नाजुक दौर जो है खत्म होके नहीं दे रहा। बचपन से लेके 55 तक हम भी यही सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब के जो हालात है ना सुलेमान भाई, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान अमली तौर पे तो दिवालिया हुआ है। तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने 76% कर्जे लिए। 76 सालों में टोटल जितने कर्जे लिए गए उसका 76% 3.5 सालों में, 3.5 सालों में मुल्क तो दिवालिया हुआ। लेकिन जितने 3.5 सालों में लिए गए उतने ही 16 माह में भी ले लिए गए, तो जिम्मेदार कौन हुआ ज्यादा फिर? नहीं, उतने नहीं लिए उन्होंने भी इस वजह से लिए जब 76% कर्जे 3.5 सालों में आपने ले लिए तो फिर इकोनॉमी का असूल है और एक इंसान की इंडिविजुअल इकोनॉमी से लेके सोसाइटी की कलेक्टिव इकोनॉमी का, कि जब कर्जों का बोझ आपके ऊपर इतना चढ़ जाता है और आपकी कमर टूट जाती है तो फिर मजीद कर्जे लिए बगैर आपकी जिंदगी नहीं गुजरती, क्योंकि खुद तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई होता नहीं है। तो जनाब पाकिस्तान अमली तौर पे पिछले
10 साल और खुसूसन पिछले 5 सालों में 1.5 साल पीडीएम के, 3.5 साल पीटीआई के, इकोनॉमिकली तो तबाह बर्बाद हो गया है। ज्यादा नुकसान किसमें हुआ, किस दौर में हुआ, कंपैरिजन अगर आप करें? नहीं, मैंने आपको बताया यार, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, मैंने एफएससी, बीएससी, एमए इकोनॉमिक्स किया है, मास्टर किया है। मुझे बताएं, आपने 100 में से 76 रुपया कर्जा जना आपने 3.5 सालों में ले लिया। टोटल 100 रुपया आपके ऊपर कर्जा है। सलमान हसन आपके ऊपर टोटल 100 रुपया आपके ऊपर आप मकरूज हो, उसमें से 76 रुपया आपने जनाब 3.5 सालों में लिए हैं। तो फिर क्या हुआ, कौन जिम्मेदार, आप बताएं ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जो मुल्क की फयाज भाई, जो मुल्क की असास को नुकसान पहुंचा, जो मुल्क की बुनियादों को जो हिलाया गया, वो ज़ाहिर है 9 मई बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या था। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 9 मई को गुजरे हुए भी अब कई माह हो गए हैं। मई का महीना ज़ाहिर हम अक्टूबर में है इस वक्त, तो अभी तक कुछ ऐसे लोग जो कि मंजर आम से बिल्कुल गायब हो गए, हट गए, उनके बारे में ये कहा गया, जैसे भी उस्मान डार साहब जो हैं, उनका इंटरव्यू आपने भी देखा होगा कि वो वैसे तो कहा जा रहा था जी गिरफ्तार हैं, सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला कह रहे थे, लेकिन अचानक वो नमूदार हो गए, मंजर आम पे आ गए, उन्होंने जो है वो आके एक इंटरव्यू भी दे दिया। तो ये कुछ लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि ये आखिर मतलब इतना टाइम लेके सारे इकट्ठे एक दफ़ा क्यों नहीं हो जाते कि भाई ठीक है, सबका तो मानना है ना, एक पेज पर है कि 9 मई जो है वो साजिश थी मुल्क के खिलाफ और वो मंसूबा साजी थी, जो भी था वो नहीं होना चाहिए था। ये एक एक करके जो है वो निकलते हैं या इंटरव्यू देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद फिर जो है वो आज़ाद हो जाते हैं। सलमान, एक बंदा गया चिड़ियाघर में, उसने लतीफा सुनाया, सारे जानवर हंसे, शेर भी, चीता भी, हाथी भी, हिरन भी, जराफा भी, सारे। तो एक गधा था वो खामोश, बिल्कुल खामोश। बंदा बड़ा परेशान हुआ, यार ये इसको मेरा लतीफा नहीं समझ आया, क्या मसला है। अगले दिन गया तो गधा कह के मार के ढंचू 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 करके कह के मार रहा है, सारे जानवर खामोश। बंदे ने उससे पूछा, भाई गधे क्या मसला है, क्यों इतना हंस रहे हो? उसने कहा, तुम जो कल लतीफा सुना के गए थे मुझे आज समझ आया है। पीटीआई के कुछ लीडर हैं जिनको देर से समझ आ रही है, उनको हालात और वाकयात कुछ देर से समझ आ रहे हैं। उनकी गलतफहमियां थी कि कोई चिल्ला काट रहा है। आप यकीन जाने, मुझे 10 जून की डेट याद है, मैंने जनूबी पंजाब के 2-3 मिनिस्टर और 2-3 एमपीए से मैंने बात की। मैंने कहा यार आप आईपीपी साइन कर लो आगे के, अगर आपने अपनी सियासत के हवाले से कोई करना है। उनका नहीं जी नहीं, हमारी इतला ये है कि बुशरा बीबी ने कुछ चिल्ला काट रही है 10 तारीख तक जो है या तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के वो इस दुनिया से चले जाएंगे या कोई फौज के अंदर रेवोल्यूशन आ जाएगा, अच्छा तो तब्दीली आ जाएगी। तो मुझे कहा गया है कि आप 10 तारीख तक जो है सफर करें। फिर वो 10 जून गुजर गया, फिर मैंने कुछ महीने बाद उनसे पूछा, उनका नहीं यार अभी एक और चिल्ला चल रहा है, उसका शायद कोई रिजल्ट आ जाए। और सर खुदा के बदल लोग गलतफहमी का शिकार थे ये पिछले 4-5 महीने। हमने तो फौरी तौर पे 2-4-6 दिनों के अंदर सारी चीजें जनाब ऑब्जर्व कर ली। आपको तो पहले से भी कुछ अंदाजा हो गया था ना, आपको तो पहले से भी थोड़ा सा अंदाजा हो गया था। हमने तो एक्सपेक्ट कर लिया भाईजान के हम अब एज पीटीआई के कारकुन या लीडर की हैसियत से सियासत के अंदर सरवाइव कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो प्लंडर्स हमारे हाथों से जो करवा दिए गए लीडर की तरफ से, अब जनाब यहाँ पर तो ये चीज नहीं हो सकती। बावजूद इसके कि मेरा रत्ती बराबर भी कोई किरदार ना 9 मई के अंदर ना उससे पहले कभी अल्लाह पाक के करम से एंटी रियासत या एंटी फौज या एंटी आईएसआई नहीं था, लेकिन क्योंकि पार्टी के अंदर लीड तो कर रहे थे मामलात को, तो हमने तो ऑब्जर्व कर लिया। इनको लेट समझ आ रही है कुछ लोगों को, अभी फरूख हबीब भी आएगा, अच्छा अभी जनाब बहुत कुछ आएंगे, सारों को समझ आ जाएगी, ठीक है ना। एहतसाब का कद्दू कटेगा 9 मई के हवाले से सब पे पटेगा। जो कल्प्रेट्स हैं उनको भुगतना है, इतना छोटा काम नहीं हुआ। आप बताएं ना, अमेरिका के अंदर जनाब कैपिटल हिल्स का 4 जनवरी 2021 का वाकया, डोनाल्ड ट्रंप के हामियों का हमला अपनी पार्लियामेंट के ऊपर वाशिंगटन में, वहां पे रूल ऑफ लॉ है, वहां पे लॉ की एम्पावरमेंट है, वहां लॉ की एनफोर्समेंट है, वहां पे हकीकी जमहूरियत है। उन्होंने 4 महीने लगाए, 4 महीने, ये 1150 बंदों को एफआईआर किया, 850 बंदों को 2 साल से लेके 18 साल की कैद दे दी। और उनमें से जो एक बंदा था ना जो असेंबली के अंदर स्पीकर की कुर्सी पे इस तरह टांगों पे टांगे रख के बैठा था, उसको 18 साल की कैद हुई है, 18 साल की कैद। तो यहाँ पर जो 9 मई के वाकयात है ना, वो उनके कैपिटल हिल के वाकयात से 100 गुना ज्यादा इंटेंसिटी के हैं। लेकिन वहां तो चले मुकदमात चल रहे हैं ना,
वहाँ तो मुकदमात चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या ढील किस बात की दी जा रही है? आप यानी कि इंतजार किस बात का किया जा रहा है? अगर किसी ने गलत किया है उसको आप अदालत में पेश करें, मुकदमा करें, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इंटरव्यू करता है, उसके बाद वो आजाद हो जाता है, आजाद घूमता है। क्यों? अदालतें क्या करती रही है पिछले 4.5 महीने? गुड टू सी यू। आइए, आपका इंतजार था, देर लगी आने में तो उनको शुक्र है, फिर भी आए। तो माही आवेगा तो फुला नल तरती से जावांगी। हाँ, अच्छा ये बताएं फयाज भाई, ये बताएं, माहौल था। चलें, अब वो तो माहौल अब खत्म हो गया ना, अब तो जाहिर सी बात है कि मुकम्मल तौर पे माहौल ही बदल गया है और अब तो जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने हो रहा है। केसेस जो हैं वो भी हम देख रहे हैं, टेलीकास्ट हो रहे हैं और ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। ये बताएं कि ये जो लोग अब आए हैं, जैसे उस्मान डार साहब हो गए, या आपने जैसे कहा कि फ़ारूक हबीब, इनके लिए दरवाजे खुले हैं। अगर ये ज्वाइन करना चाहते हैं इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी, तो आप दोनों बाहें खोल के खड़े हो जाएंगे कि हाँ जी ठीक है जी, आ जाओ, आप तो साफ सुथरे नीट एंड क्लीन है। पार्टी लीडरशिप सीईसी की मीटिंग के अंदर सारी चीजें डिस्कस करके जो फैसला करेगी, ठीक है। आपकी लीडरशिप जो, लेकिन नहीं, आपकी जाहिर, आप अक्सर कहते हैं ना मेरी जाती राय, आपकी जाती राय क्या है इस पे? यार मेरी जाती राय जो भी है, इन्होंने भुगतना तो है। अच्छा, जो तो प्रैक्टिकली आरटीओ, वीटीओ, फोटो, सीडीआर, जियो फेंसिंग के जरिए से साबित है ना, जिसने मार धाड़, कत्लो गारतगरी, तोड़ फोड़, गुंडागर्दी, बदमाशी सिविल और आर्मी तंसीबात के ऊपर की है, उसको भुगतना चाहिए। मेरा तो एक नारा अभी रियाल्टो चौक में हम शुरू किया ना, पहला नारा लगा ना, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मैं उसी वक्त वहां से निकला और अल्लाह की शान देखे, जियो का कैमरामैन उसको कैप्चर कर रहा था, और उसी दिन 9 मई को 8:32-33 पे हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम में वो वीडियो क्लिप चला दिया। तो देखो यार, एक लीडर तो है फयाजुल हसन चौहान के, जिसके सामने जब रियासती अदारों के खिलाफ नारे लगे तो वो वहां से निकला और निकल के बाद चला गया। चलाया भी हामिद मीर साहब ने। आप उनकी बात कर रहे हैं जो खुद भी बहुत कुछ इस बारे में कह चुके हैं माजी में। मैं वही कह रहा हूं ना, मेरी बात, वो मेरी उससे मोहब्बत में नहीं किया था। हामिद मीर ने मेरी दुश्मनी और बुग़्ज़ में किया था कि पार्टी में मेरी पोजीशन खराब हो। वो तो मेरा जनाब सख्त दुश्मन है, मैं उसका दुश्मन हूं, क्योंकि मैं उसको, जो बांग्लादेश की तहरीक आज़ादी की लिबरेशन का अवार्ड वसूल करेगा फयाजुल हसन चौहान, जिसका प्लस जनाब P+ जिसका जनाब ब्लड ग्रुप है पाकिस्तान प्लस, उसके लिए तो वो उसका दोस्त नहीं हो सकता। उसने मेरे बुग़्ज़ में कि पार्टी के अंदर मेरी पोजीशन खराब हो, शफकत महमूद बैठे हुए थे, एहसन इकबाल साहब बैठे हुए थे, उसने जान के क्लिप चलाया, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से मेरी गवाही बन गई। ओ भाई, जब मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान का मुहिब वतन, तो जिन लोगों ने कुजा ये कि जाके GHQ के ऊपर, जिला हाउस के ऊपर, फैसलाबाद ISI के दफ्तर पे कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मों को, MM आलम के त्यारों को दबाव पर बात किया, शहदा की इज्जतों को रोला, उनको सजा तो मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, खैर ये वैसे भी ये जो सिलसिला है, जो सही मानों में इस तरह से जिन्होंने जो किया है या जो आला-कार बने हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनको सजाएं होनी भी चाहिए और कोई रियायत उनसे बरतनी नहीं चाहिए। फैज़ भाई ये बताएं कि जी अब जबकि जाहिर सी बात है हम ये सुन रहे हैं बार बार, और अब तो शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं, तो एक तरफ जो नून लीग है वो नारा लगा रही है, वो कहती है कि जी पाकिस्तान के मसाइल का जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ नवाज़ शरीफ के पास है और वही आएंगे, वही लीड करेंगे जलसों को। उनसे मुतालिक एक रिपोर्ट जो है मेडिकल वो भी आ गई है सामने, तो अभी दिल का मसला उनका जो है ना वो बरकरार है, अभी वो मुकम्मल तौर पे इलाज उनका हुआ नहीं है। आपको यकीन है कि वो वापस आएंगे और जिस तरह से वो एक्टिव थे पॉलिटिक्स में वैसे ही वो पॉलिटिक्स कर सकेंगे और यहाँ के कानून उनको इजाज़त दे देगा? मैं नहीं कह सकता, उनका दिल तो शायद लगे पाकिस्तान में, लेकिन शायद दा ना लगे। ठीक है ना, दिल लग जाए दा ना लगे, लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब का राइट है, वो आए, आके अदालतों का भी सामना करें, अपनी सियासत करें, अपनी पार्टी को चलाएं, उनका राइट है। लेकिन जो कुछ भी होगा वो अदालतें और कानून जाने और वो जाने, बाकी वो उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है ना? ठीक है, लेकिन ज़ाहिर इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है फयाज भी लोगों के लिए वो यही है, जो आप खैर मईशत की बात करें तो हम ये समझें कि जब आपका मंशूर आने जा रहा है उसमें जो टॉप का जो समझ लें कि एक बिल्कुल एक टॉपिक होगा वो यही होगा कि जी हमने मईशत को ठीक करना है, यही ऐसा ही है बिल्कुल।
देखिए जी, पाकिस्तान की तामीर, पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान का इस्तेहकाम, ये तीन चीजें होंगी जब आप बिल्कुल काम डाउन होके पूरी तुंदगी के साथ, पूरी आप सलाहियत के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे वरवले के साथ, पूरे शौक के साथ, पूरी सलाहियत के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आप अपनी अपनी वजारत, अपनी अपनी वजारत उज़्मा, अपनी अपनी वजारत आला, उसका हक अदा करेंगे तो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और इस्तेहकाम होगा। ये फजूल की नारेबाजियां, ये हीरोगिरियां, ये एक दूसरे को जनाब कंडेम करना, खुद नाकाम हीरो बनने की कोशिश करना, एब्सोल्युटली नॉट की जनाब डायलॉग बाजी करके आलमी ताकतों को, जिनके सहारों पे आप अपना मुल्क चलाने लगे हुए हैं, जिनकी नेशनैलिटी होल्डर आपने आधे कैबिनेट के मेंबर आपने बनाए हुए हैं, और जिनकी तलवे चाट चाट के आप जनाब यहां तक पहुंचे हैं इक्तदार के और बाकी चीजें, उनको आप आंखें दिखाएं, हीरोगिरियां करें, ग्लोरीफाई करें, जाली तरीके से जाली अक्स डालें, रियासत मदीना का, एशियन टाइगर का जनाब रोटी कपड़े मकान की दो नबरियां करें। नहीं, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ अपनी अपनी वजारत, सूबाई हो वफाकी हो, अपनी अपनी वजारत आला और अपनी अपनी वजारत उज़्मा, पूरी सलाहियत के साथ आप वो काम करें, लोगों को डिलीवर करें। जब आप डिलीवर करेंगे तो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और इस्तेहकाम होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आपकी हुकूमतें बन गई, फिर जनाब आप वजीर आजम की हैसियत से अपोजिशन लीडर के भी आप पाबंद हैं, आप वजीर आजम की हैसियत से अपोजिशन पार्टियों के पार्लिमानी लीडर्स के भी पाबंद हैं, आप वजीर आजम की हैसियत से असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर और उनके साथ बैठना, उनसे कोऑर्डिनेट करना, उनसे निगोशिएट करना, उनसे। फयाज भाई, बस मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जी, अगर जाहिर है हर पार्टी तो ये चाहती है, समझती है कि वो जीतेगी, ठीक है, वो क्लीन स्वीप कर जाएगी, आप भी जाहिर इस तरह के दावे आप कर रहे हैं, बातें तो कर रहे हैं कि हाँ जी हम जो है ना वो पंजाब की हद तक आपको लगता है। कुछ और कर रहा हूं, सुने सलमान भाई, हाँ जी, मैं ये दावा पिछले 2 दिन से मैं एक दावा कर रहा हूं, आपके शो में भी कर दूं कि ये मेरी बात लिख ले और अपना क्लिप संभाल लीजिएगा कि बताएं, दावा करें। पंजाब के अंदर, सुने, पंजाब के अंदर इलेक्शन के बाद पंजाब असेंबली की पार्लिमानी सियासत टोटल आईपीपी के इर्द गिर्द घूमेगी। अच्छा, दोबारा दोहरा दूं, पंजाब के अंदर इलेक्शन के बाद पार्लिमानी सियासत, हुकूमत की जोड़ तोड़, हुकूमती मामलात, अपोजिशन के मामलात, पार्लिमानी सारा पंजाब असेंबली का सिस्टम आईपीपी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इर्द गिर्द घूमेगा। पहले भी घूमता था, पहले भी जहांगीर तरीन साहब जो है उन्हीं के गिर्द घूमता था, वही जहाज लेके जाते थे, तो लाने वाले तो वही थे। ये बताएं, उस्मान बुज़दार जैसा कोई आप वजीर आला तो नहीं लेकर आ जाएंगे? यार मैं आपको सच्ची बात कहूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा डिफरेंट है। उस बेचारे के साथ भी जुल्म हुआ है। अच्छा, उस बेचारे के साथ भी जुल्म हुआ है। अब आप पूछेंगे क्या जुल्म, पूरी पाकिस्तानी को मेरे इस जवाब का इंतजार कर रही होगी, क्या डायलॉग और क्या फलसफा पेश कर दिया। क्या मतलब, यानी मंतक क्या है इसके पीछे? भाईजान, ह्यूमन साइंस भी ये कहती है, शरीयत भी कहती है, इस्लाम भी कहता है, और अल्लाह और उसका रसूल भी कहता है कि किसी इंसान पे उसकी कैपेसिटी से ज्यादा बोझ डाल दो तो उसके ऊपर जुल्म है। बेचारे की कैपेसिटी नहीं थी। चले जी, ये आपने एक जुमले में बात खत्म कर दी है, लेकिन जाहिर सी बात है जिसला वो फिर उसका जिम्मेदार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी तर्जुमान। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उस पर भी हम बात करेंगे, और खेल दास कोहिस्तानी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक जी। इलेक्शन का माहौल बाज़ाहिर बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में बहुत से जो हैं वो दीगर जमातों से लोग भी शामिल हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी अपना जलसा करने जा रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने आज अपने दफ्तर में, जो लंदन में है, उस दफ्तर में उन्होंने अपना आखिरी दिन गुजारा। वहाँ पर उन्होंने मुलाकातें की, सहाफ़ियों से भी उन्होंने मुलाकातें की, और अब उन्होंने कहा है कि वो रवाना
हो जाएंगे इसके बाद, और फिर वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भी सामने आई है, जो कि रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल है इंग्लैंड का, लंदन का, उसकी जो रिपोर्ट है डॉक्टर्स ने वो दी है, और ये रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अब भी दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, अलामात उनमें जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा ज़ाहिर शुगर और दीगर अमराज की वजह से उन्हें मुसलसल जो है वो अपने फॉलोअप चेकअप्स करवाने पड़ेंगे। दूसरी तरफ कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि तजावीज़ दी गई हैं नवाज़ शरीफ साहब को एक मतलब ग्रुप की जानिब से कि जी वो ना आएँ, और एक ग्रुप कह रहा है कि आएँ। तो इस पर ज़रा क्लैरिटी ले लेते हैं। बात करेंगे खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। खेलदास साहब, सर ज़रा फरमाइएगा कि ये क्या सुनने में आ रहा है कि कोई एक ग्रुप जो है ऐसा है कि कह रहा है कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वापस ना आएँ, एहतियात करें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये रिपोर्ट भी सामने आ गई है, और इस ऐसे वक्त में सामने आई है जब वो उन्होंने ट्रैवल करना है, और दूसरी तरफ उनको कुछ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जी यही बस एक आखिरी मौका है, आप आएँ वापस। बड़ी मेहरबानी। देखें, पहली बात जो ये है कि मुस्लिम लीग में कोई मुफाहमती या मज़ाहमती ग्रुप नहीं है। मुस्लिम लीग नून एक है, उसका कायद नवाज शरीफ साहब है, सदर शहबाज शरीफ साहब है। ये बहुत सी कोशिश की गई है, कई सालों से कहा जाता है, 30 सालों से, कि मुस्लिम लीग नून में जो है दो राय हैं, या शहबाज साहब जो अलग है, नवाज शरीफ साहब अलग है। आपने देखा वक्त ने भी साबित किया, और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब उसके कायद हैं, और वो हमेशा जो भी मशावरत होती है सीनियर लीडरशिप में भी होती है, मगर आखिरी फ़ैसला नवाज शरीफ का होता है। ऐसी कोई राय नहीं पाई जाती है, नवाज शरीफ साहब का फ़ैसला हतमी है आने का। और ये सवाल अब कोई माना नहीं, मतलब उसकी कोई अहमियत नहीं है जो आप बार बार पूछते हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, कोई ने रोका है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी वजाहत आज हमारे सदर और साबिक़ वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने भी की है। आप बार बार अब ये सवाल ना करें। तो मुस्लिम लीग नून में सब जो है एक ही उनका कायद है, उसका नाम नवाज शरीफ साहब है, कोई ग्रुप नहीं है। अगर कोई ऐसी आपको बात नजर आए आप मुझे बिल्कुल पूछें, मगर मैं समझता हूँ ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाना या इस किस्म की खबरों में शायद यही पॉपुलरिटी है नवाज शरीफ साहब की। अब सारे पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब डिस्कस हो रहा है, और एक वाहिद जमात मुस्लिम लीग नून है जो अवाम में है। पूरे सिंध में, पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में रैलियां निकल रही है, जलसे हो रहे हैं। हमारी समझो इलेक्शन मुहिम का आगाज़ हो चुका है। जो लोग कहते हैं ना इलेक्शन कब होंगे, तारीख नहीं मिल रही है, नून लीग पीछे हट रही है, तो आप देख लें आप पाकिस्तान में इस वक्त एक ही पार्टी, एक ही जमात नज़र आ रही है, वो है नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून। और हम समझते हैं 21 तारीख को जो कायदे मोहतरम का खिताब है वो तारीखी खिताब होगा, वो तमाम पाकिस्तान के मसाइल का हल होगा उस खिताब में, और आगे किस तरह इस मुल्क को किस सिमत में लेके जाना है वो सारा ट्रेंड सेट होगा। और वो बयानिया होगा नवाज शरीफ साहब का तरक्की का, जो 2013 में भी उसने दिया था, और खुदा के फजल से 2013 से 17 तक उन्होंने अंधेरे भी पाकिस्तान में ख़त्म किए, लोड शेडिंग का खात्मा किया, दहशतगर्दी का खात्मा किया, अमन को बहाल किया, और सारे जो CPEC हो या मोटरवेज का उन्होंने दोबारा जाल बिछाया। तो ये तरक्की और खुशहाली आ रही है, जिसको हम 21 तारीख को खुशामदीद करने के लिए पूरे पाकिस्तान से लाखों लोग लाहौर में जाएंगे, और मीनार पाकिस्तान में उसका इज़हार मोहब्बत करेंगे, अपने महबूब कायद का जो है दीदार भी करेंगे। ठीक है, और जाहिर है कि ये जब बयानिया वो दे देंगे, सब कुछ जाएगा, फिर वो सरेंडर कर देंगे, फिर वो जेल चले जाएंगे। देखें, बात ये कि मैं समझता हूँ कि आपको भी याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब 2018 में लंदन में थे, उनके खिलाफ सज़ा सुनाई गई। एक मनगढ़ंत झूठे केसेस थे, एक साजिश थी इस मुल्क के खिलाफ, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। तब भी जब उनको पता लगा, वो अपनी अहलिया को अस्पताल में छोड़ के अपने साथ मरियम नवाज साहबा जो उसके भी खिलाफ सज़ा आई थी, तो वो आए और आके उन्होंने गिरफ्तारी दी और कानून का एहतराम किया। अब भी हम तमाम कानूनी तकाजे पूरे करेंगे, मगर वक्त आ गया है कि अब कानून नवाज शरीफ का सामना करेगा, नवाज शरीफ कानून का सामना नहीं करेगा। और मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब के साथ इंसाफ होना चाहिए। सारे वो किरदार बेनकाब हो गए जो साजिश के मोरे थे, वो सारे कौम के सामने आ चुके हैं। बहरहाल फिर भी अदालती एक इजाज़त से, अदालत से और
गए थे तो आ रहे तो हम तमाम कानूनी जो तकाजे हमारी जो कानूनी टीम है कायदे मोहतरम नवाज साहब ठीक है सर, आपका पॉइंट है। अब मैं जरा शर्मिला साहबा की तरफ जाना चाहता हूँ। आपका पॉइंट आ गया शर्मिला साहबा, अगर आप कमेंट करना चाहें तो ज़रूर इस पर कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उनको ज़रा शक है अभी भी कि शायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस ना आए। तो अगर आपने करना है कमेंट आप ज़रूर कीजिए, लेकिन ये बताइए कि अब माहौल बनता जा रहा है तो पीपल्स पार्टी जो है खासकर जो कह रही है लाहौर में जलसा करेगी, वो कब करने जा रही है और उसके लिए क्या तैयारियां हैं? क्योंकि पंजाब ज़ाहिर इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा नहीं पीपल्स पार्टी का, सिंध तक महदूद रही, तो अब उसको किस तरह से आप जो हैं वो नेशनल लेवल पर लाना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए बात ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फोकस है वो है कि हमने किस तरीके से गुर्बत का मुकाबला करना है, किस तरीके से बेरोजगारी का मुकाबला करना है, किस तरीके से महंगाई का मुकाबला करना है। हमने आवाम की जानिब देखना है। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम है। किसी ने आना है, किसी ने जाना है, किसी का जलसा होना है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इस वक्त पाकिस्तान की माशी हालात और जो सियासी मामलात हैं वो इतने गंभीर हैं कि किसी एक शख्स के आने से या जाने से ये मामलात हल नहीं होने वाले हैं। काश के ऐसा होता, कोई ऐसी जादू की छड़ी होती है, ऐसा कोई फॉर्मूला होता मियाँ साहब के पास, तो वो शहबाज शरीफ साहब को अपने भाई को बताते और इस मुल्क में कुछ बेहतरी आ जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बेहतरी ना आ पाई। इसलिए हम कहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शंस हों, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, ताकि उसके नतीजे में एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और वो आके पाकिस्तान की आवाम के मसाइल का हल ढूंढे। देखिए जलसे करना, जुलूस निकालना, ये तमाम चीज़ें सियासी सरगर्मियां हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं इलेक्शन से पहले। लेकिन देखना ये है कि जब मैनिफेस्टो सामने आते हैं तो कौन सी वैसी जमात है जो खालिसतन पाकिस्तान की आवाम के लिए प्रोग्राम्स लेकर आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने माजी में भी कई ऐसे सोशल सेफ्टी नेटवर्क किए हैं पाकिस्तान के अंदर जो आज जिसकी कई मकबूलियत है। कोई भी हुकूमत आई हो वो उनको बंद ना कर पाई। जैसे कि बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, एक इंतहाई तारीफी प्रोग्राम जो बहुत ही कामयाब रहा है, लेडी हेल्थ वर्कर्स का है। इस वक्त आप देखिए अगर सेंसस के नतीजे में जो रिजल्ट आए हैं उसमें 45% जो वोटर्स जो हैं उनकी उम्रें हैं 18 से 35 साल। दैट मीन्स ये दिस इज अ यंग जनरेशन। अब इनके लिए जो कि ये बड़े मायूस हैं, इन्होंने बड़ी मायूसी देखी है पिछले चंद सालों के अंदर। इनकी मायूसी का खात्मा कैसे होगा? क्या इनके लिए प्रोग्राम्स लाते हैं? पीपल्स पार्टी तो प्लान कर रही है कि बेनिफिट यूथ कार्ड लेकर आएँ, इनको स्किल डेवलपमेंट के अंदर डालें, इनके लिए कम्युनिटी सेंटर्स हों, इनके लिए रोजगार के मौके पैदा करें। जब तक मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मईशत का पहिया नहीं चलेगा। और वो सिर्फ इस वक्त हो सकता है जब तमाम सियासी जमातें सर जोड़ के बैठें, ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन ख़त्म करें, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म करें और एक यूनाइटेड पाकिस्तान को सामने लेके। ये वही बात आ गई ना शर्मिला साहबा कि अब जो सियासी जमातें वो इलेक्शन के बाद ही सर जोड़कर बैठेंगी ना, इलेक्शन से ज़ाहिर पहले तो नहीं ये मुमकिन है। वो तो जो टाइम था वो निकल गया। लेकिन एक पॉइंट जो आप की गुफ्तगू से मुझे लगा कि आप एक तरह का पीडीएम हुकूमत या शहबाज हुकूमत को चार्जशीट कर रही हैं। दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो तो कह रहे हैं जी इस 16 महीने में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो बेहतरीन रही है, जिसको लीड कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो तो तारीफ कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि पिछले 15-16 माह जो पीडीएम की गवर्नमेंट रहे जिसके हम कोलिशन पार्टनर थे, उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने था वो ये था कि किस तरीके से पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाएं। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता तो न जाने कितनी तबाही आ जाती और हम कई सालों तक उस तबाही को समेट ना पाते। अल्हम्दुलिल्लाह वो सिनेरियो से हम बच गए। लेकिन अब इशू ये है कि जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो गुर्बत है, पेट्रोल की कीमतें, गैस मिलती नहीं है, बिजली की नर्ख, ये आम आदमी तो क्या अब जो अच्छे खाते पीते घराने के लोग हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इंतहाई मुश्किल हालात हो गए। इस तरह मामला चल नहीं सकते। द कंट्री विल कोलैप्स। इसलिए हमें इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लेकर आना है ताकि मईशत का पहिया चले, कुछ इन्वेस्टमेंट हो, कुछ कारोबार चले, कुछ एक्सपोर्ट हो, ताकि ज़र मुबादला बढ़े, मईशत का पहिया चले, रोजगार फराम हो, नौकरियां पैदा हों
लोगों को रोजगार मिले, कुछ लोगों का गुजर बसर हो सके। बहुत ही मुश्किल हालात है, इतने मुश्किल हालात तो कोविड में भी नहीं थे जब सब चीजें बंद थी। तो ऐसे मामले को देखते हुए मैं समझती हूँ कि इस वक्त किसी चीज का जश्न मनाना तो बहुत दूर की बात है। हमें प्लान सामने लेकर आना है कि आगे हमने करना क्या है। एग्जैक्टली अब मैं इधर खेलदा साहब की तरफ जाता हूँ। खेलदा साहब, फिर कब तक जो है वो हम इन्हीं चीज़ों को बेचते रहेंगे जो आप लोगों ने दी हैं कि जी मोटरवे बना दिया नवाज शरीफ साहब ने। अब देखें, लोग ज़ाहिर है मोटरवे पे सफ़र करते हैं, इसमें कोई नहीं, लेकिन वो जो अंग्रेज़ी वाला जो सफ़र है ना, वो अब ज़्यादा किया जा रहा है और पिछले 16 माह में इसमें कोई शक नहीं है। आज भी आप देख लें, अब निगरान हुकूमत तो बहरहाल फिर भी कोशिशें कर रही है। ये बताएं कि कोई नया, कोई ऐसे क्या चीज़ बयानियाँ लेकर आएंगे आप लोगों को तो अपने ही खिलाफ एक तरह से खड़ा होना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहेंगे कि नहीं जी 16 माह जो हैं वो ऐसे नहीं गुजरे, वैसे नहीं, सब उनको तो पता है अच्छी तरह, पहले सख्त बयानियाँ ला रहे थे, अब वो मईशत की बात करने की बात करते हैं। देखें, बात यह जो शर्मिला फारूकी साहिबा ने बात की और आपने उसके सवाल भी किया, हमारी कोलिशन गवर्नमेंट में हम जमातें जो भी थी, हमें बड़ा इत्तेफाक था, हमने हमेशा अच्छा वक्त 16 महीने का एक साथ गुजारा है। जितनी कामयाबी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है, मगर जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए थे वो मकसद था पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना, बहरान से निकालना। उसमें बड़ी हद तक हम कामयाब हो गए और अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर गई। अब पीपल्स पार्टी समझती है, हम तो नहीं उनके बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा हो या जो भी वज़ीर है, हम किसी पे उनकी कोई कमी कोताही या ऐसी कोई बात नहीं करते। अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि ये जो बोझ हमने उठाया था 4.25 साल का, जो महंगाई का, जो वो 16 महीने हमारे कंधों पे आया, वो अपना कंधा निकालनी चाहती है पीपल्स पार्टी। तो ये समझती है कि ये कंधे पे सारा बोझ नून उठा ले और नून को उसका नुकसान होगा, तो मैं समझता हूँ इनकी सियासी गलती है और भूल होगी, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम समझती है, बाशऊर है, उनको सब पता है कि ये सारे इन्होंने एक साथ हुकूमत की है, सब किसकी जिम्मेवारी है। हम तो अपने वज़ीर आज़म सर ये बात तो आप लोगों को उस वक्त सोचनी चाहिए थी ना, जब शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा था, बात ये उस वक्त सोचनी चाहिए थी ना ये बात। उस वक्त तो बहुत से लोग कह रहे थे कि आप देखिएगा कि जो पीपल्स पार्टी है वो बिल्कुल कपड़े झाड़कर साइड पे हो जाएगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो पकड़ में आता है ना, वो लीड कर रहा होता है गवर्नमेंट को, जिम्मेदार तो वही होता है। फिर आप कैसे उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू ये पीपल्स पार्टी के दोस्त आके बात करते हैं, मगर पाकिस्तान की अवाम बड़ी बाशऊर है, उनको सब पता है। और जो बात आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे, नवाज शरीफ साहब वही करेंगे जो 2013 में पाकिस्तान एक उजड़ा हुआ, दहशतगर्दी, अंधेरे हमें मिले थे, और नवाज शरीफ साहब ने 4 साल में वो सारे अंधेरे भी दूर किए, दहशतगर्दी का खात्मा किया, सीपेक लाया। आप देखें, डॉलर 100 रुपये का था, चीनी 55 रुपये किलो थी, आटा सस्ता था, महंगाई का आप रेशो निकाल लें वो क्या था। और पाकिस्तान की जो जीडीपी थी 5.6 पे थी, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंजों में थे। तो वो सुनहरा दौर था, वो दौर लेके आएंगे इस बयानी के साथ, और वही तरक्की और वही खुशहाली। देखिए, जो अवाम की मसाइल हैं, हमें एहसास है उनका, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, मईशत की तबाही का हो, हम उससे गाफिल नहीं हो सकते। हम समझते हैं हमारी लीडरशिप में वो सलाहियतें हैं, वो लीडरशिप मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब भी है, शहबाज शरीफ साहब भी है, पार्टी हमारी है जो इस बहरानों से पहले भी निकाल चुकी है। आप निकाल लें हमारे 8.5 साल 10 साल और बाकी पार्टियों को भी आप निकाल लें कि आप देखें 75 सालों में किसने कितना इस मुल्क के लिए काम किया है, कितना काम नवाज शरीफ साहब ने किया है, कितना बाकियों ने किया है, कितनी तबाही जो डिक्टेटर आए उन्होंने की है। उस दिन मरियम नवाज साहब, शर्मिला साहबा, मैं सर आगे प्रोग्राम का एंड हो रहा है, शर्मिला साहबा का काम है, पार्लियामेंट का काम है, तो सर ठीक है आपका पॉइंट आ गया, मैं जरा मुंतखब करेगी, मैं जरा ठीक है आपका पॉइंट आया सर, वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है। शर्मिला साहिबा, जो मरियम नवाज साहिबा वो भी ये कह रही थी कि पाकिस्तान की जो सियासत है उससे अगर आप नवाज शरीफ को निकाल दें तो सिर्फ खंडरात बाकी बचते हैं, यानी वो आपको भी कहीं मतलब यानी कि बेसिकली वो किसी कहते हैं ना कि खाते में नहीं डाल रहे कि आप लोगों ने कुछ किया है। आई थिंक यही कह रहे हैं खेलदास साहब। मैं इसके ऊपर क्या कमेंट कर सकती हूँ कि अगर इस किस्म की बात है तो फिर तो वो उसमें अपने चाचा को भी इंक्लूड कर रही है ना मतलब यू नो इररेलेवेंट कमेंट है हमारे लिए, बिकॉज अगेन मैंने कहा कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे सामने फोकस है वो है पाकिस्तान की आवाम,
और पाकिस्तानी अवाम बहुत ही गयूर अवाम है, बहुत ही बाशऊर अवाम है, बहुत ही रेजिलियंट अवाम है। आप सैलाब में देख लें, आप ज़लज़ले के अंदर देख लें, आप इन तमाम चीज़ों के अंदर देख लें, एक तमाम चीज़ों के अंदर आप देख लें, पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है और कोशिश हमेशा हमारी यही रही है कि हम सामने आके इनके लिए काम करें। अभी आप देखिए सिंध के अंदर, सिंध वो वाहिद सूबा है जिसके अंदर सैलाब ज़दगान के बहाली का काम हो रहा है। 21 लाख घर बनाना कोई मामूली बात नहीं है और ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ये बेड़ा उठा सकती है जो घर बनाना, 21 लाख घर। किसी और सूबे में आपको नजर आया कि कोई बहाली का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? कहीं भी नहीं हो रहा। तो इसमें फेडरल गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी आपके साथ ताउन नहीं किया, आप ये कह रही हैं? जी, मैंने कहा फेडरल गवर्नमेंट ने इस मामले में आपके साथ बिल्कुल ताउन नहीं किया। फेडरल गवर्नमेंट ने बिल्कुल इसके अंदर ताउन किया है, लेकिन जाहिर बात है कुछ फंड्स रोक लिए गए थे, फिर जाहिर एक स्टेटमेंट आया बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कि जो कमिटमेंट की है उसको पूरा करें और उसके बाद वो कमिटमेंट पूरी हुई है। तो ये तमाम चीजें हैं। देखिए, ये किसी एक शख्स का या किसी एक जमात का काम नहीं है ये काम करना, इसलिए हम कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम लेकर आए। ठीक है, अच्छा क्विकली मैं सिर्फ खेलदा साहब की तरफ जाना चाहूँगा। खेलदा साहब, जो बज़ाहिर लग रहा है ना, वैसा लग रहा है कि अभी भी जो आप लोगों की बातचीत है, गुफ्तगू है, बयानिया है, अगर तो एक बार फिर एक दूसरे के रहमो करम पे हुकूमत ऐसी बनती है कि जी मखलूद हुकूमत बनती है, तो फिर हम दोबारा से ज़ाहिर है आपको शीरो शकर ही देखेंगे। फिर ये बातें तो यहीं फिर रह जाएंगी, क्योंकि कोशिश तो ये होगी कि कोई तीसरा ना आ जाए, आप दोनों ही कम से कम मिल जाएं। ऐसा ही है? देखें, जमहूरियत में सियासत में एक दूसरे के रास्ते बंद नहीं किए जाते हैं। अगर दरवाज़ा बंद भी किया जाता है, खिड़की खोली जाती है। हम तजर्बेकार और सीनियर सियासतदान हमारी पार्टियों में हैं, तो मैं ये बात मैं हतमी नहीं कर रहा। कल हमारी पीपल्स पार्टी या किसी जमात से बैठक नहीं होगी, या हम आगे जो भी वक्त हालात होंगे उसके मुताबिक चला जाएगा। मगर हम तनकीद भी करेंगे, एक दूसरे के साथ इलेक्शन भी लड़ेंगे, मगर हम नहीं चाहते हैं कि माजी को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।